हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विविध क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसके पहले हमने 8 वीडियो केमिस्ट्री की बनाई है और जो कि हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। अब हम देखते हैं, हम विविध क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? क्यों उबलने लगता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। जो वायुमंडलीय जो दबाव है वो कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या बात है। देखो, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता है। कम ऊर्जा एवं कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, किन गैसों के मिश्रण, यानी दूसरा है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? मीथेन एवं वायु। मीथेन एवं वायु। देखिए, खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैस पाई जाती है। खदानों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पाई जाती है, जिनमें मीथेन सर्व प्रमुख है। यानी जो ये मीथेन है, इसमें सर्व प्रमुख है सबसे। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% वायु के साथ मिश्रित हो जाती है तो यह तीव्र विस्फोट करती है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, DDT रोगाणु नाशक है, DNT कीटनाशक है, RDX विस्फोटक है। यहाँ बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन बी कि RDX विस्फोटक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। RDX के बारे में, एक गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है जिसे विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। RDX का उपयोग कहाँ किया जाता है? विस्फोटक के रूप में, क्योंकि यह गंधहीन है, स्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं है इसमें, श्वेत रसेदार ठोस पदार्थ है। इनकी खोज वर्ष 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी। तो RDX की खोज 1898 में फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी, परंतु इसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। देखिए, हम लोग अभी कहा कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था RDX का, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइमाइन। देखिए, RDX का फुल फॉर्म होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन है। इसके अन्य नाम जैसे साइक्लोनाइट हेक्सोजेन भी कहते हैं RDX को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसमें ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है, क्लोरोफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5वां,
निम्नलिखित में से विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता? देखिए, एमाटोल में नहीं, कार्डाटाइट में, डायनामाइट में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में पाया जाता है। एमाटोल में नहीं पाया जाता। देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत धूम्र युक्त नाइट्रिक अम्ल है। कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोलाइटालुइन अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होती है। इनमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखने की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? तो इथेफान होता है। देखिए, देख लेते हैं। इथेफान एक पादप विकास नियामक है। इथेफान एक पादप विकास नियामक है। इसका प्रयोग गेहूं, चावल, कॉफ़ी, तंबाकू एवं कपास पर किया जाता है। तो इथेफान का यूज़ कहाँ? गेहूं, चावल, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास पर किया जाता है ताकि पौधे एवं उनके फल तेज़ी से परिपक्व हो सकें, यानी तेज़ी से पक सकें। मैलेथियान एक कीटनाशी है। प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। देखिए, मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से लेके 1919 के बीच में हुई थी, रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड। किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट में। किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट में। ठीक है, बैकेलाइट। देखिए, बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रॉक्सिल समूह में विस्थापित होता है तो उसे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनाल कहते हैं। यह एक कार्बोलिक अम्ल है। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया। यहाँ पे 9वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। देखिए, मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह एक कार्बनिक पदार्थ के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग किए जाते हैं? यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 ठीक है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। तो जो है कैल्शियम कार्बाइड पकाने में नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बना देता है। एथिल एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है? मेथेनॉल एवं पीरिडीन मिलाया जाता है। देखिए, एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल एवं पीरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है। मेथेनॉल
पिरिडीन यानी कि एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल पिरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। मिथिल एल्कोहल को। मेथेनॉल एक हल्का रंगहीन एवं ज्वलनशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाया जाता है। मेथेनॉल को वुड स्पिरिट अथवा वुड एल्कोहल भी कहते हैं। मेथेनॉल को वुड स्पिरिट, वुड एल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन का प्रयोग में उप उत्पाद के रूप में किया जाता है। शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? तो क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। देखते हैं शक्कर अथवा शर्करा, जिसका शर्करा C12H22O11 के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहाल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 14वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? एल्कोहल के। शीरा जो एल्कोहल के लिए है। देखिए शीरा की बात करते हैं हम लोग। शहद के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो चीनी के निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। शीरा में सुक्रोज के रूप में 50 से 55% शर्करा पाई जाती है। इसीलिए यह अल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। टन एथिल अल्कोहल के उत्पादन के लिए लगभग 5.6 टन शीरे की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। देखिए कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 तथा रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 अथवा रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? नाइट्रेट सल्फर चारकोल का है। नाइट्रेट सल्फर चारकोल का मिश्रण है गन पाउडर। नाइट्रेट सल्फर चारकोल का है। गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है। गन पाउडर सल्फर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। गन पाउडर सल्फर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है जिसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में। हम लोग 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोट का कारण है? अमोनियम नाइट्रेट TNT का मिश्रण है। टॉलुइन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खदानों में विस्फोटक के लिए भी किया जाता है। ये अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अमोनल किसका मिश्रण है? तो अमोनल किसका मिश्रण है ये भी देखना हमें ज़रूरी है। तो अमोनल है आपका मिश्रण एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का है। तो अमोनल एल्युमिनियम पाउडर अमोनियम नाइट्रेट का देख लेते हैं। अमोनल की एक विस्फोटक पदार्थ है जो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इसमें एल्युमिनियम पाउडर ईंधन के रूप में तथा अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। पहले अमोनल का प्रयोग सेना द्वारा लैंड माइंस या भूमिगत सुरंगों को बिछाने में किया जाता था, परंतु वर्तमान में
यह एक औद्योगिक विस्फोटक के रूप में खदानों में विस्फोट के लिए एवं चट्टान के उत्खनन में प्रयोग होता है। सीमेंट के रासायनिक घटक हैं चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम। चूना पत्थर चूना पत्थर चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम। चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम। ठीक है। सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले हैं। देखिए ये तो ठीक है। देखिए जिसके निर्माण में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। निर्माण में सीमेंट के चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी, सिलिका, जिप्सम, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चिकनी मिट्टी, क्ले, सिलिका, CiO2, जिप्सम, CaSO4 एल्यूमिना, Al2O3, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। सीमेंट का जमना एक जलयोजन अभिक्रिया है। सीमेंट का जमना एक जलयोजन अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स जल युक्त पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जलयोजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रंगदार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट का कठोरता प्रदान करते हैं और सीमेंट जम जाती है। ये था विविध के बारे में। विविध क्वेश्चन था रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चन किए हम लोग। आगे और भी क्वेश्चन इस चैप्टर इसमें है करेंगे। जय हिंद। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।